हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग आपके लिए लेके आते हैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर अभी आप तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज आप उनको जाके जरूर देखें, क्योंकि ये जो 500 वीडियो हैं, ये जो टॉपिक हैं वो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं। तो जाके उनको जरूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी के 5 ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, सरफेस लेवल की इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए हमें पढ़ना होता है। जो फैक्ट बेस्ड यानी कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वहां से ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए, तो कौन कौन से टॉपिक हैं डिस्कस कर लेते हैं एक बार हल्का सा मजूली आइलैंड के बारे में बात करेंगे, जो कि आसाम से बिलोंग करता है। उसके अलावा आसाम से एक और टॉपिक है मोरन एंड द मोटो कम्युनिटी, ये भी आसाम से बिलोंग करती है। न्यूज में थी, क्यों थी, बात करेंगे। उसके अलावा माउंट एडम्स, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर पड़ता है, न्यूज में क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वोल्केनिज्म अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं। उसके अलावा जब हम लोग एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, देखा है कि पिछले 3-4 सालों में यहां से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बैटल गीज यानी कि रेड सुपर जायंट स्टार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहां पे भी एक नई डिस्कवरी हम लोगों ने करी है, शैरोन मून, जो कि प्लूटो का मून है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हम लोगों ने यहां पे भी की है, जो हम लोग बात करेंगे। चलिए, ज्यादा डिले नहीं करता हूं, क्योंकि आपके पास भी टाइम शायद थोड़ा कम है। आर्टिकल क्या कहता है? एक स्टडी की गई रिसेंटली, और उस स्टडी में यह पाया गया कि राइजिंग कंसर्न ओवर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन मजूली रिवर आइलैंड, यानी कि जो मजूली रिवर या उसके आसपास जो हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जैसे एलिफेंट हैं, राइनोज हैं, बोर्स हैं, बफेलो हैं, इवन जो टाइगर्स हैं, उनकी वजह से वहां पे ह्यूमन के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हो रहा है। और ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये वहां पे जो लोग क्रॉप करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस वजह से थोड़ा सा न्यूज में था। तो मजूली आइलैंड के बारे में एक दो बेसिक इंफॉर्मेशन। जो ये मैप आपके सामने दिखाया गया है, ये आसाम का मैप है। ये थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है वाटर बॉडी, ये है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। और ऊपर से एक और ब्लू कलर में आपको वाटर बॉडी नजर आ रही है, ये है सुबानसिरी रिवर है। तो सुबानसिरी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, जब ये ऐड होती है ब्रह्मपुत्र में आके, तो यहाँ पे बनता है हमारा मजूली आइलैंड, जो पिंक कलर में यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड का मतलब है जो कि रिवर ने बनाया है बेसिकली, ठीक है। अब देख दो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। ये जो मजूली आइलैंड है ना, 2016 में ये इंडिया का पहला ऐसा आइलैंड बना जिसको हम लोगों ने एक कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया। कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं, क्या मजूली आइलैंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ये जो मजूली आइलैंड है ना, मजूली आइलैंड के ऊपर जो लोग रिलीजन या कल्चर फॉलो करते हैं, वो है नियो वैष्णवाइट। 16th सेंचुरी के अंदर एक बहुत ही महान संत हुए, जिनका नाम था श्रीमता सुकंदर देवा। और इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था माधव देवा। ये यहाँ पे इस कल्चर को लेके आए, तब से लोग जो है यहाँ पे हिंदुइज्म की जो ब्रांच है, वैष्णवाइज्म, उसको फॉलो करते हैं। और जब ये यहाँ पे आए, जो महाराज थे, जो माधव देव जी थे, जो वो यहाँ पे आए, तो एक अपने साथ ट्रेडिशन लेके आए, एक डांस फॉर्म लेके आए, जिसे सत्रिया कहते हैं। आप मुझे कमेंट में ये भी बताएं, क्या सत्रिया डांस एक क्लासिकल डांस है या नहीं है? कमेंट में आप मुझे नीचे बताओगे। यहाँ के लोगों का जो लाइफस्टाइल है, या जो यहाँ के लोगों का जो स्किल है, जो दुनिया भर में फेमस है, वो है मास्क मेकिंग को लेके। बड़ा ही यूनिक स्किल है, और दुनिया भर से जो है ऑर्डर आते हैं, लोग ये दुनिया भर में इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ का जो राइस है बेसिकली वो स्टेपल फूड है। और दो बड़ी यूनिक वैरायटी यहाँ पे राइस की होती हैं, एक का नाम है कोमल सोल और दूसरे का नाम है बाओधान। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक आता है आसाम से। आर्टिकल क्या कहता है, देखिए। प्रोटेस्ट इरप्ट इन आसाम आफ्टर 6 कम्युनिटीज नॉट कंसीडर्ड फॉर द शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, यानी कि जो मोरन और मोटोक जो कम्युनिटीज हैं, ये प्रोटेस्ट कर रही थी बिकॉज ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का डिमांड कर रही थी। और आपको अच्छे से पता है कि शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का डिमांड क्यों किया जाता है? ताकि उनका कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, उसको सपोर्ट किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि फिर आपको 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल के अंदर ऐड किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं, जो 6th शेड्यूल है, जो कि शेड्यूल ट्राइबल के लिए होता है, उसके अंदर आसाम इंक्लूड है या नहीं है? क्योंकि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में तो अलग अलग स्टेट्स होते हैं। तो 6th शेड्यूल के अंदर आएगा ये वाला टॉपिक, आसाम वाला, या 5th के अंदर आएगा? कमेंट में मुझे बताओ, तो बात का मजा आएगा। एनीवेज, हल्का से एक दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। आसाम और अरुणाचल प्रदेश, यहां से बिलोंग करते हैं दोनों कम्युनिटीज। अगर ओरिजिन की बात करें, जो तिब्बत और बर्मा मतलब म्यांमार,
वहां से ये लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आके वो सेटअप हो गए और आज अरुणाचल प्रदेश में भी और आसाम के अंदर भी यहाँ की जो कम्युनिटीज हैं उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट होते हैं। लार्जर अगर फैमिली की बात करें तो कचरी जो है फैमिली उससे बिलोंग करती हैं और जो आज भी आपको तिब्बत के अंदर या म्यांमार के अंदर देखने को मिलती हैं। वैसे तो इनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज भी है, मोरन लैंग्वेज है, उसको मोरन बोलते हैं। लेकिन क्योंकि इतने समय से लोग आसाम में रहते हैं, यहाँ के लोगों के साथ मिंगल हो गए हैं, तो अभी ज्यादातर लोग असमीज लैंग्वेज भी जो है वो ज्यादातर जो है वो बोलते हैं। और उसके अलावा ये लोग भी जो है वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। हालांकि जब वो स्टार्टिंग में वहां से आए थे तो दे यूज्ड टू फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, लेकिन इंडियन सोसाइटी में आने के बाद भाई ये भी लोग हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिया है, अभी वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं ताकि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे रिजर्वेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट में मिले और कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए माउंट एडम्स के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल क्या कहता है देखिए, आर्टिकल कहता है एवरी वोल्केनो हैज इट्स ओन पर्सनैलिटी। बड़ी खास बात है भाई ये। मिस्ट्री माउंट मैडम्स अर्थक्वेक सर्ज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली ऐसा हो रहा था पिछले दिनों, ये देखा गया कि जो माउंट एडम्स है इसके आसपास का जो एरिया है यहाँ पे काफी ज्यादा अर्थक्वेक अचानक से आने शुरू हो गए हैं। तो उसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। बहुत डीप में इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं जानना है, माउंट एडम्स न्यूज में था तो ये बात कर लेते हैं। आप इसकी लोकेशन यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो जो हमारी जो कैस्केड माउंटेन है जो रोकीज का पार्ट है बेसिकली, अब वहां पे ये माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका का जो वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको ये मिलता है। इसका नेचर क्या है, स्ट्रेटो वोल्केनो इसका नेचर है। पिछली मेरे ख्याल से 4-5 वीडियो में मैं कोई ना कोई वोल्केनो के बारे में बात जरूर करता हूं और हमेशा मैं स्ट्रेटो वोल्केनो के बारे में भी बात करता हूं। शायद आपने पिछली वीडियो देखा हो तो आपका आइडिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए हल्का सा बता देता हूं कि जो स्ट्रेटो वोल्केनो है इसे लेयर्ड वोल्केनो भी कहता है, यानी कि ये डिफरेंट लेयर्स में होता है। ऐसे थोड़ा सा ये जैसे ऐसे लेयर्स में होता है, ठीक है, लेयर्स में होता है। तो जितनी बार भी वोल्केनिक इरप्शन होता है एक नई लेयर बन जाती है। और ये स्ट्रेटो वोल्केनो ज्यादातर कब बनते हैं, जब मैग्मा एसिडिक होता है, वो बहुत ज्यादा विस्कस होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है, तब बनते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो वोल्केनो वर्टिकली काफी ज्यादा हाई होते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली उतने ज्यादा नहीं होते हैं। इसके अंदर सिलिका कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है, वाटर वेपर्स भी होते हैं, तो कभी कभी एक्सप्लोजिव भी हो सकते हैं। इसे स्ट्रेटो वोल्केनो कहते हैं। आपने एक वर्ड कभी सुना होगा जिसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। रिंग ऑफ फायर में ज्यादातर आपको स्ट्रेटो वोल्केनो देखने को मिलते हैं। एनीवेज, तो ये वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लार्जेस्ट वोल्केनो है, ठीक है, और इसका अच्छा खासा हाइट भी है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा ग्लेशियर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। लास्ट टाइम ये वोल्केनो जब इरप्ट हुआ था तो वो हुआ था 38 से लेके 7600 ईयर्स के बीच में, मतलब उस समय स्टोन एज चल रही थी। आप थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि यहाँ पे जो हमारी रॉकीज मिलती हैं, रॉकीज कैसे बनती है। देखिए वैसे तो आपको पता है कि सबडक्शन से बनती है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट सबडक्ट करती हैं तो सबडक्शन से ये बनता है। एक तरफ हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, दूसरी तरफ कौन सी प्लेट है आप इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिसकी वजह से ये माउंटेन्स यानी कि रॉकीज यहाँ पे बन रही हैं। बस इतना ही है, आगे बढ़ें। तो एस्ट्रोनॉमी से यूनिवर्स से एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारे पास आता है। आर्टिकल क्या कहता है, कहता है जी सुपर जायंट स्टार बिटलगीज माइट हैव अ हिडन कंपेनियन स्टार, न्यू स्टडी फाउंड। तो स्टार का एक और कंपेनियन, इसे बाइनरी सिस्टम बोलते हैं बेसिकली। एक स्टार के दूसरी तरफ जो दूसरा स्टार भी रिवॉल्व कर रहा होता है या दोनों स्टार आपस में दूसरे का चक्कर काट रहे होते हैं, उसको हम लोग बाइनरी स्टार बोलते हैं। अभी तक ये हमें पता नहीं था, अब शायद नई डिस्कवरी से पता चला है कि हमारा जो बेटलगीज सुपर जायंट स्टार है इसका एक और कंपेनियन स्टार यानी कि बाइनरी सिस्टम इसका हो सकता है। उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा न्यूज में था। एनीवेज, तो बेटलगीज के बारे में 2-4 पॉइंट तो जानना बनता ही है। ये एक रेड सुपर जायंट स्टार है। अगर आपने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी देखा, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इसका दिया हुआ है, बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि स्टार कैसे बनते हैं, इनिशियल स्टार कैसे बने थे, प्लैनेटरी नेबुला क्या होता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, व्हाइट डॉर्फ क्या होता है। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है उसने बेसिकली, ठीक है। और अगर रिसेंट डिस्कवरी हुई है तो फिर तो जरूर पूछा है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो रेड सुपर जायंट है भैया ये एक, जो कि हमारे प्लैनेटरी नेबुला में, हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारी गैलेक्सी में ओरियन कॉन्स्टेलेशन से बिलोंग करता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। हल्का सा बता देता हूं, हमारी जो मिल्की वे है उसका थोड़ा सा इस तरह से स्पाइरल नेचर की होती है। इसके बीच में ब्लैक होल होता है और इसके ओरियन जो ब्रांच है, ओरियन ब्रांच, यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है। और ये जो ओरियन मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी हमारी गैलेक्सीज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अराउंड 250 मिलियन ईयर्स लगता है भैया हमारे सोलर सिस्टम को, यानी कि हमारे सन को ब्लैक होल का चक्कर काटने में, पूरा एक कंप्लीट होने में 250 मिलियन ईयर लगता है। तो जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है वहां पे है हमारा ये सुपर जायंट,
ठीक है, और दिस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, जो आपको दिखता है 650 लाइट ईयर्स दूर है ये हमारी अर्थ से। यहां से सवाल पूछा था 2014 में कि जो लाइट ईयर है भैया ये किसकी यूनिट है, ये डिस्टेंस की यूनिट है या टाइम की यूनिट है। और बड़ा अजीब सी बात है कि स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। एक्चुअली जो लाइट ईयर है ना ये डिस्टेंस की यूनिट है, यानी हमारी जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसको कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, 650 लाइट ईयर दूर है हमारे, मतलब बहुत ही ज्यादा दूर है। और ये जो रेड सुपर जायंट है ये बेचारा ना अपनी आखिरी सांस गिन रहा है, एंड ऑफ इट्स लाइफ स्पैन है। तो जब कोई जो हमारा स्टार होता है बेचारा, वो जो आखिर में उसका मास अगर बहुत ज्यादा होता है सन के कंपैरिजन में, तो रेड सुपर जायंट बन जाता है। उसके बाद उसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। 700 मिलियन माइल्स जो है, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन स्टार मेजरिंग मोर देन 700 मिलियन माइल्स। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार है ये, हम लोगों ने आज तक डिस्कवर किया है। 700 मिलियन माइल्स जो है वो इसका जो है आपको देखने को मिलता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। और ये एक ऐसा स्टार है जो कि थोड़ा पल्सेट करता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे कभी कभी डिम होता है, कभी कभी ब्राइट हो जाता है, जैसे दिवाली वाली लाइट होती है बेसिकली उस तरह से आपको देखने को मिलता है। और बेसिकली ये दो पैटर्न में आता है, मतलब जब डिम होता है और ब्राइट अप होता है, दो साइकिल में आता है। इसे पल्सेटिंग पैटर्न बोलते हैं। शॉर्ट टर्म साइकिल होता है, एक साल का होता है। लॉन्ग टर्म साइकिल जो है वो 6 ईयर्स का होता है। मतलब जब ये डिम होता है, ब्राइट होता है, इसके अंदर काफी ज्यादा समय इसको लगता है। बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्टार की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट होती है। यहां से एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए ये है हमारा एक स्टेलर नेबुला। ठीक है, डिपेंड करता है स्टेलर नेबुला का मास कितना है, उसके मास के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कैसे जाएगी। ठीक है, अगर उसका मास हमारे सन के आसपास होता है, ठीक है, तो वो बनता है रेड जायंट। ठीक है, यहां से बनता है प्लेनेटरी नेबुला, जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है, एक प्लेनेटरी सिस्टम बना है। और हमारे सन जैसे जैसे फ्यूचर में जाएगा, इसका जो फ्यूल है, हाइड्रोजन है, वो खत्म होता चला जाएगा, तो ये व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली व्हाइट ड्वार्फ हमारे सन की एक लास्ट स्टेज है। ब्लैक ड्वार्फ भी आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन व्हाइट ड्वार्फ इज द एंड ऑफ आवर स्टार विच इज आवर सन। ठीक है, और सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस स्टेलर नेबुला का मास ज्यादा होता है हमारे सन से, तब दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या वो ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, आपने याद रखना है हमारे स्टार, हमारे सन के अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं होगा। लेकिन अगर मास बहुत ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा टेक्निकल अगर मैं जाऊं, अगर मास 1.44 से लेके 3 टाइम्स ज्यादा होता है हमारे सन से, तो बनता है न्यूट्रॉन स्टार। और अगर उसका मास, मतलब स्टेलर नेबुला का मास अगर 3 टाइम्स या इससे ज्यादा होता है हमारे सन से, तो बनता है ब्लैक होल। तो क्या हमारा सन कभी ब्लैक होल बनेगा? आंसर इज नो। क्या हमारा सन कभी न्यूट्रॉन स्टार बनेगा? आंसर इज नो। क्या हमारा सन व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या ब्लैक ड्वार्फ बनेगा? आंसर इज यस। ठीक है, थोड़ा सा हमने याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और जो दूसरे एग्जाम होते हैं पीसीएस के, या जो दूसरे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, वहां पे तो भयंकर सवाल पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, शेरोन मून के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है भैया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन प्लूटोज लार्जेस्ट मून शेरोन, नो द इनसाइट। तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, कमाल की डिस्कवरी कर रहा है, कमाल की डिस्कवरी कर रहा है। केमिकल कंपोजिशन, नए नए प्लैनेट्स की खोज रहा है, नए नए स्टार्स के ऊपर क्या क्या मिलता है, उनकी एज क्या है, नई नई गैलेक्सी डिस्कवर कर ली है। कमाल का है। और आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे ही और आगे कैलकुलेशंस करेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज आने वाली हैं। खैर, तो ये शेरोन मून क्या है? पहली बात तो देखिए भाई, ये हमारा प्लूटो है, ठीक है, और ये है प्लूटो का एक मून है जिसे शेरोन कहा जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन ये आपको अच्छे से पता है कि प्लूटो जो है ना, वो एक प्लेनेट नहीं है। कुछ साल पहले तक प्लेनेट हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं करता है जो कंडीशंस होती हैं प्लेनेट को लेके। कमेंट में मुझे ये बताओ कि कौन सी कंडीशन होती हैं एक प्लेनेट को, प्लेनेट क्वालिटी क्वालिफाई करने के लिए बेसिकली। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कंडीशन होती है, मेंस अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तभी मेंस लिख सकते हो, तो ऐसे ही प्लेनेट के लिए भी क्वालिफिकेशन होती है, जो कि प्लूटो फुलफिल नहीं करता है। बट हाँ, प्लूटो का एक मून होता है जिसे कहते हैं शेरोन। जैसे हमारी अर्थ का मून है, ऐसे इसका भी मून होता है। सैटेलाइट है बेसिकली, इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि प्लूटो का हाफ साइज भी यूजली होता है। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून है या सैटेलाइट है जो कि प्लूटो का होता है।
1978 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो प्लूटो बेसिकली काइंड ऑफ डबल ड्वार्फ प्लेनेट की तरह काम करता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे की तरफ चक्कर काटते हैं, क्योंकि प्लूटो एक प्लेनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लेनेट है, बेसिकली इसको ड्वार्फ प्लेनेट कैटेगरी में रख दिया गया है। और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं टाइडल लॉकिंग। ठीक है, टाइडल लॉकिंग मतलब ये होता है कि जब एक लार्ज प्लेनेट अपने सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसको लॉक कर देता है, यानी कि वो जब उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसको फिक्स कर देता है। जैसे अर्थ ने अपने मून को लॉकिंग किया हुआ है, उस लॉकिंग की वजह से हम लोग हमेशा मून का एक ही फेज देख सकते हैं, दूसरा फेज नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है उसको इस तरह से घुमाया हुआ है कि वो जब रोटेशन करता है, रेवोल्यूशन करता है, वो एक ही टाइम में करता है। इसी तरह से प्लूटो ने भी शेरोन को इंटरलॉकिंग किया हुआ है। तो आप अगर आप मून प्लूटो पे कभी चले गए ना बाई चांस, तो आप शेरोन का दूसरा फेज नहीं देख पाओगे। पहले क्या था, शेरोन के ऊपर हम लोगों ने डिस्कवरी किया था कि यहाँ पे वाटर आइस मिलता है, अमोनिया भी मिलता है, हम लोग पहले डिस्कवर कर चुके थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नया डिस्कवरी ये किया है कि भैया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, बेसिकली इसी वजह से न्यूज में है। जो प्लूटो है पहले तो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट होता था, अभी तो इसको हम लोगों ने बेदखल कर दिया, भगा दिया है, तो ये बन गया है क्यूपियर बेल्ट का पार्ट बन गया है। क्यूपियर बेल्ट क्या होता है, एक छोटा सा मैप यहाँ पे दिया हुआ है, सोलर सिस्टम के बाहर एक क्यूपियर बेल्ट स्टार्ट होती है। सोलर सिस्टम के अंदर हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हमारा जो मार्स होता है, जुपिटर होता है, उसके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, और जब आप नेपच्यून से आगे चले जाते हो तो यहाँ पे क्यूपियर बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। क्यूपियर बेल्ट के अंदर भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो वो उसके अंदर में आता है। बेसिकली अगर आपसे कोई सवाल पूछे क्यूपियर बेल्ट कहाँ होती है, तो आप बोलोगे सोलर सिस्टम के जस्ट बाहर क्यूपियर बेल्ट स्टार्ट होती है, बस इतना बोलोगे। ठीक है, तो ये थे आज के 5 आर्टिकल। आई होप थोड़ी आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी वो इंप्रूव हुई होगी। अगर आपको पहले इन टॉपिक्स के बारे में नहीं पता है तो शायद थोड़ा आपकी इन्फॉर्मेशन मैंने बढ़ाई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सही है और फ्यूचर में आप वीडियोस देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये जो बेल आइकन है ये भी क्लिक कर दिया करो, क्योंकि वीडियोस रेगुलरली आती हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। ठीक है जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, अगर आपके फ्रेंड्स भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।